रतन टाटा का जीवन नेतृत्व, ईमानदारी और नवाचार का एक असाधारण उदाहरण है। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक के उत्तराधिकारी से लेकर एक विश्व स्तर पर सम्मानित नेता बनने तक का उनका सफर साहसिक निर्णय लेने और सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी भावना से भरा हुआ है। इस बायोपिक में हम उनके प्रारंभिक जीवन, टाटा समूह में उनके योगदान और उन मूल्यों की खोज करते हैं जो उनकी विरासत को परिभाषित करते हैं। बायोपिक के संवाद। रतन टाटा, एक नाम जो न सिर्फ व्यापार जगत में बल्कि हर भारतीय के दिल में बसता है। एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ व्यापार की सफलता से नहीं, बल्कि समाज और देश के प्रति समर्पण से परखा जाता है। संवाद। कभी छोटे सपने मत देखना। हम यहाँ बदलाव लाने के लिए हैं, केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए जिन्हें हमारी ज़रूरत है। यही मेरा सपना है, यही मेरा मकसद। रतन टाटा की इस यात्रा में केवल व्यापार नहीं था। उनका हर कदम, हर निर्णय समाज की भलाई के लिए था। टाटा नैनो हो या कोरस की खरीद, उनके फैसलों ने साबित किया कि व्यापार में भी इंसानियत की जगह होती है। मैं चाहता हूं कि लोग ये याद रखें कि हमने सिर्फ दौलत नहीं बनाई, हमने समाज के लिए कुछ अच्छा किया। यही असली सफलता है। इस बायोपिक में हम देखेंगे कि कैसे रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा बन गया है, न सिर्फ उद्योग के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में जन्मे रतन टाटा, भारत के सबसे प्रमुख उद्योगपति परिवारों में से एक का हिस्सा थे। हालांकि उनके जीवन में संपन्नता थी, फिर भी उनका प्रारंभिक जीवन चुनौतियों से अछूता नहीं था। जब रतन टाटा मात्र 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता नेवल टाटा और सूनी टाटा का अलगाव हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा के जीवन के प्रारंभिक वर्ष विनम्रता, अनुशासन और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों से प्रभावित थे। ये मूल्य उनके पूरे जीवन में उनके साथ रहे और उनके व्यवसाय के दृष्टिकोण को आकार दिया। रतन टाटा की शिक्षा उनके विविध रुचियों को दर्शाती है। मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री हासिल की और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम पूरा किया। कॉर्नेल में अपने समय के दौरान उन्होंने डिज़ाइन और वास्तुकला के प्रति गहरी रुचि विकसित की, लेकिन अंततः टाटा परिवार का व्यवसाय उन्हें भारत वापस बुला ले गया। रतन टाटा की 1960 के दशक के मध्य में भारत वापसी ने टाटा समूह के साथ उनके लंबे संबंध की शुरुआत की। टाटा समूह, जिसकी स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी, पहले से ही एक विशाल औद्योगिक समूह था जो स्टील, ऑटोमोबाइल, होटल और रसायनों सहित कई उद्योगों में फैला हुआ था। फिर भी अपने परिवार के प्रभाव के बावजूद रतन टाटा ने अपना करियर विनम्रता से शुरू किया। उन्होंने टाटा स्टील के कारखाने में काम करना शुरू किया, जहां वे चूना पत्थर फावड़े से उठाते और ब्लास्ट फर्नेस संभालते थे। इस दौरान उन्होंने कंपनी की मूल औद्योगिक प्रक्रियाओं का बहुमूल्य प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। यह व्यवहारिक अनुभव न केवल रतन टाटा को व्यवसाय की गहरी समझ प्रदान करता है, बल्कि इससे उन्हें कर्मचारियों का सम्मान भी मिला। 1991 में रतन टाटा को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो जे.आर.डी. टाटा का उत्तराधिकारी था। उस समय कई लोगों ने सवाल किया कि क्या उनके पास अपने प्रतिष्ठित पूर्ववर्ती के पद को भरने की क्षमता है। जे.आर.डी. टाटा एक विशाल व्यक्ति थे और रतन के शांत, अधिक आरक्षित व्यक्तित्व ने कुछ लोगों को उन्हें कम आंकने के लिए प्रेरित किया। हालांकि रतन टाटा ने जल्द ही अपना लोहा मनवा लिया। टाटा समूह के लिए उनका दृष्टिकोण इसे भारत केंद्रित समूह से वैश्विक शक्ति में बदलना था। अध्यक्ष के रूप में उनके शुरुआती वर्षों को आंतरिक पुनर्गठन द्वारा चिह्नित किया गया था, जो एकीकरण और संचालन को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित था। उन्होंने सभी कंपनियों को टाटा के छाता के नीचे लाया और नवाचार और दक्षता पर एक मजबूत फोकस सुनिश्चित किया। उन्होंने सबसे उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक किया वह टाटा कंपनियों की विशाल श्रृंखला में एकता की भावना को बढ़ावा देना था। पहले कई टाटा कंपनियां बहुत कम तालमेल के साथ अलग थलग काम करती थीं। रतन टाटा ने इन कंपनियों को एकीकृत करने और एक एकीकृत ब्रांड पहचान बनाने के लिए अथक प्रयास किया। शायद रतन टाटा के नेतृत्व की सबसे परिभाषित विशेषता वैश्वीकरण के लिए उनका साहसपूर्ण दृष्टिकोण था।
उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिससे समूह को विश्व स्तर पर पहुंचाया गया। 2000 सालों में टाटा टी ने एक ऐतिहासिक सौदे में ब्रिटिश चाय दिग्गज टेटली का अधिग्रहण किया। इसके बाद दक्षिण कोरिया में डेवू की वाणिज्यिक वाहन इकाई और बाद में यूके में स्टील दिग्गज कोरस जैसे अन्य वैश्विक ब्रांडों का अधिग्रहण किया गया। हालांकि उनके अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहणों का ताज 2008 में आया जब टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जैगुआर लैंड रोवर (JLR) खरीदा। उस समय कई लोगों ने इसे एक जोखिम भरा कदम माना, खासकर क्योंकि JLR आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। फिर भी रतन टाटा का ब्रांड्स की दीर्घकालिक क्षमता में विश्वास रंग लाया। JLR का बाद में बदलाव उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता और कंपनियों को लाभप्रदता की ओर पोषण देने की क्षमता का प्रमाण था। रतन टाटा का दृष्टिकोण केवल टाटा समूह के वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करने तक ही सीमित नहीं था। उनमें उत्पाद बनाने की भी गहरी इच्छा थी जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सके। उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। यह विचार नैनो के लिए एक साधारण अवलोकन से आया। रतन टाटा ने देखा कि भारत में परिवारों के लिए दोपहिया वाहनों पर यात्रा करना कितना असुरक्षित था, जहां अक्सर माता पिता और बच्चे मोटरसाइकिल पर अस्थिर रूप से संतुलन बनाकर चलते थे। उन्होंने एक सुरक्षित और सस्ती कार की कल्पना की जो लाखों भारतीयों को गरिमा और सुरक्षा के साथ यात्रा करने की अनुमति दे सके। इस प्रकार टाटा नैनो का जन्म हुआ, जिसकी कीमत 2008 में लॉन्च होने पर लगभग 1 लाख रुपए $2,500 थी। हालांकि नैनो ने वो व्यावसायिक सफलता नहीं हासिल की जिसकी रतन टाटा को उम्मीद थी। यह एक अग्रणी प्रयास था जिसने सामाजिक नवाचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। यह इस बात का उदाहरण था कि कैसे व्यापार को एक सकारात्मक शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, एक ऐसी विचारधारा जिसने उनके काम के बड़े हिस्से को दिशा दी। रतन टाटा की नेतृत्व क्षमता ईमानदारी और नैतिक व्यापारिक प्रथाओं के पर्याय मानी जाती है। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि टाटा समूह को न केवल लाभदायक होना चाहिए, बल्कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार भी होना चाहिए। उनके नेतृत्व में टाटा कंपनियों ने सख्त नैतिक मानकों का पालन किया और भ्रष्टाचार या अनैतिक प्रथाओं में लिप्त होने से इनकार किया, भले ही इसका मतलब व्यापारिक अवसरों को खोना हो। 2008 में मुंबई के भयानक आतंकवादी हमलों के दौरान रतन टाटा ने अपने सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व का प्रदर्शन किया। टाटा समूह के स्वामित्व वाला प्रतिष्ठित ताज महल पैलेस होटल हमले के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से पुनर्वास प्रयासों का निरीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि सभी प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों की देखभाल की जाए। उन्होंने असाधारण सहानुभूति का प्रदर्शन किया, अस्पतालों का दौरा किया और संकट के समय पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े रहे। 2012 में रतन टाटा ने 2 दशकों से अधिक समय तक शीर्ष पर रहने के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका टाटा समूह पर प्रभाव अभी भी मजबूत है क्योंकि वे अध्यक्ष एमेरिटस के रूप में सेवा जारी रखते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना ध्यान परोपकार और उद्यम पूंजी की ओर भी लगाया है।